नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और सुबह के 11 बजने वाले हैं और ये वक्त होता है आपसे जुड़ने का, आपके समस्याओं के समाधान करने का, यानी कि आपके लिए खास बनाया गया कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। कोरोना का संक्रमण गांवों तक फैल चुका है। गांव की एक बड़ी आबादी इसकी चपेट में आ चुकी है। गांव में स्वास्थ्य सिस्टम कितना कमजोर है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में सरकार और नीति निर्धारकों की सबसे बड़ी चिंता थी कि कोरोना की जांच कैसे की जाए। देश के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में कोरोना जांच की रिपोर्ट आते आते कई दिन लग जाते हैं। ऐसे में कोरोना मरीज का इलाज कैसे शुरू होगा, यह एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ था और इस सवाल के जवाब के रूप में सामने आया कोविड सेल्फ किट। जी हां, कोविड सेल्फ किट की मदद से आप घर बैठे कोरोना की जांच कर सकते हैं। आईसीएमआर ने इस किट को मंजूरी भी दे दी है। जांच के 15 मिनट के अंदर रिपोर्ट आ जाती है और मरीज का इलाज शुरू कर दिया जाता है। घर बैठे कोविड टेस्ट कितनी कारगर है और यह जांच कैसे की जाए, कैसे इलाज शुरू करें, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम मौजूद है जो आपकी हर शंका का समाधान करने वाली है। तो फिर देर किस बात की, फोन उठाइए, कॉल लगाइए और समाधान पाइए। Children's Hospital, what is your emergency? तो ऐसे में सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि आखिर घर बैठे कोरोना की जांच कैसे करें। पूरी प्रक्रिया समझाने के लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट आपको बेहद काम आएगी और आप इस रिपोर्ट के जरिए जान पाएंगे कि क्या है कोविड सेल्फ और इससे आप घर बैठे कोरोना की जांच कैसे कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल बहुत ही सरल, सिंपल और सेफ है और मिस्टेक प्रूफ है। और 6 महीने की R&D हमें लगी थी इसको सिंपल एंड सेफ बनाने के लिए। इस किट के कंटेंट्स को पहले हमने इस डेस्क टेबल पर रखा है। सबसे पहले है ये हमारा मैनुअल, टेस्टिंग मैनुअल, जिसके बारे में विस्तार में जानकारी चित्रीकरण के साथ दी गई है ताकि एक साधारण व्यक्ति इसे आसानी से इसका उपयोग कर सके, इस्तेमाल कर सके। एक बार आपने मैनुअल पढ़ लिया तो उसके बाद माईलैब कोविड सेल्फ ऐप, ये आपको ऐप स्टोर या गूगल प्ले से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी जानकारी दी गई है। वो डाउनलोड करने के बाद आप टेस्ट करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ये यूजर मैनुअल है, इसके हिसाब से ये पढ़ने के बाद आप आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और ऐप के बारे में बताऊं तो ये माईलैब कोविड सेल्फ ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप टेस्ट के लिए तैयार है। सोप और वाटर आप आपके धोकर ये टेस्ट आपने करना चाहिए और सैनिटाइज सरफेस पे आपने किट को रखना है। मैनुअल पढ़ने के बाद सबसे पहले ये बफर ट्यूब है जिसे आपको यूज करना है और इसको 3 बार आपको टैप करना है, 3-4 बार, और इसे अनकैप करना है। इसकी कैप को आपको निकालना है। उसके बाद ये नेजल स्वॉब है, आपको जो स्वॉब सैंपल के लिए लेना है वो है, और इसे आपको निचले हिस्से से आपको इसे ब्रेक करना है। और अभी आप टेस्ट के लिए तैयार हो। आपको जिस भी व्यक्ति का टेस्ट करना है उसके नोज में, नाक में आपको ये मात्र 3 से 4 सेंटीमीटर अंडर आपको ये डालना है, उससे ज्यादा नहीं। और 5 बार आपको ये रोल करना है दोनों नॉस्ट्रिल्स में, नाक के दोनों हिस्से में। और उसके बाद आपको ये जो है इस बफर ट्यूब में डालना है और बाद में डालने के बाद ये बफर ट्यूब को दबा के इसको आपको 10 बार इसे हिलाना है। उसके बाद ये ब्रेकेज पॉइंट है, इस ट्यूब में रहते ही इस ब्रेकेज पॉइंट को आपको तोड़ना है ताकि ये स्वॉब अंदर रहे और कंटैमिनेशन का कोई खतरा ना रहे। ये करने के बाद आपको इसे ड्रॉपर को सील टाइट करना है और ये जो कैसेट है इसे फ्लैट सरफेस पे रख के इसका ये जो वेल है इस हिस्से में 2 बूंद आपको डालनी है, मात्र 2 बूंद। एक समान 2 बूंद हमारे इस ट्यूब से निकलती है, ये भी एक बड़ा इनोवेशन हमने किया है। 2 बूंद डालने के बाद आपको QR कोड आपके ऐप में स्कैन करना है और आपकी ऐप की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये बफर इस कैसेट में ऊपर आता है और सबसे पहले C लाइन आती है। C लाइन आने का मतलब यह है कि आपने टेस्ट ठीक से कंडक्ट किया है, करेक्ट किया है। अगर आप पॉजिटिव हो
तो जनरली आमतौर पर 5 से 7 मिनट में टी लाइन आ जाती है। इसका मतलब सी और टी लाइन दोनों लाइन अगर आई है तो आप पॉजिटिव हो। आपको 15 मिनट का अलार्म हमारे ऐप में होता है। 15 मिनट का अलार्म बजने के बाद सिर्फ सी लाइन आई है तो आप नेगेटिव हो। सी और टी लाइन पहले ही आ जाती है, आप पॉजिटिव हो। आपको और एक बात का ध्यान रखना है, सिर्फ टी लाइन या कोई लाइन अगर नहीं आई है तो इसका मतलब ये इनवैलिड टेस्ट है, आपने ठीक से टेस्ट नहीं कर रखी। तो अगर फिर से टेस्ट करना हो तो नया किट इस्तेमाल करना पड़ेगा। टेस्ट किट का रिजल्ट आने के बाद आपको फिर से रिजल्ट को ऐप में इसका पिक्चर लेना है, भेजना है, ताकि आपको आपके ऐप पर ही आपका रिपोर्ट मिल जाएगा। कोरोना जांच की प्रक्रिया ऐप पर अपलोड करने के बाद डेटा सीधे आईसीएमआर की वेबसाइट पर पहुंच जाएगा। इस किट के जरिए जो भी रिजल्ट मिलेगा उसके मुताबिक आईसीएमआर से अपनी रिपोर्ट मोबाइल पर ही उपलब्ध हो जाएगी। तो देखिए, कोविड सेल्फ किट, जी हाँ, इस किट का नाम है कोविड सेल्फ किट। और ये कितनी कारगर है। आप जिस वजह से घर से बाहर निकलने में डर रहे थे, आपको ये लग रहा था कि कहीं लक्षण जो है वो कोरोना हो या ना हो, लेकिन अगर जांच कराने के लिए जाते हैं और वहां पर कोरोना की चपेट में आ गए तो फिर क्या करेंगे। ऐसे में इन तमाम समस्याओं से निजात दिलाने के लिए ये किट आपके बहुत काम आने वाली है। चलिए, सबसे पहले हम आपका तारुफ कराते चले। हमारे साथ डॉक्टर्स की गेस्ट पैनलिस्ट जुड़ चुकी है। डॉक्टर बीपी सिंह, एचओटी कार्डियोलॉजी विभाग, आईजीएमएस से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नेहा सिंह, एचओटी है, पैथोलॉजी, एम्स की, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका भी। और डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, फिजिशियन है, हमारे साथ कई बार इस तरह के लाइव शो में जुड़कर महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने साझा की है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर वीपी सिंह आपसे ही होगा। आज के इस आधुनिक युग में जहां पर बीमारियों के चरण दर चरण कई तरह के कॉम्प्लिकेशन सामने आ रहे हैं, और सबसे पहले अगर किसी स्टेज की बात होती है तो जांच की बात होती है, उस दिशा में इस किट की अगर हम बात करें, जिसे कोविड सेल्फ किट का नाम दिया गया है, ये कितनी कारगर है, कितनी उपयोगी है? हमारी समझ से तो काफ़ी उपयोगी होगी। अभी तो हम लोग प्रतिदिन बिहार में लगभग 1,40,000 जांच कर रहे हैं। ये कोविड सेल्फ किट आ जाएगी तो लोग को अपने आप सुविधा मिल जाएगी, किसी सेंटर पर जाने का नहीं होगा। अब सवाल है कि कोविड सेल्फ किट कितना सेंसिटिव है और इसका कितना स्पेसिफिक है, ये दो बात जानना बहुत जरूरी होगा। रादर दूसरे किट की तरह, जैसे पहले एंटीजन किट कर रहे थे सेंटर पर, तो अगर पॉजिटिव हुआ तो मरीज तो पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव हुआ तो हम लोग आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए जाते थे। तो इस किट के बारे में भी जानना होगा, इसकी सेंसिटिविटी क्या है, इसकी स्पेसिफिसिटी क्या है, और ये काफ़ी रिवोल्यूशनरी होगा। घर में जांच सकेंगे, आम जनता काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। बिल्कुल। तो देखिए, आपके पास संसाधन है, लेकिन संसाधन का इस्तेमाल कैसे करें ये बहुत खास हो जाता है। इसकी जानकारी कितने लोगों तक है ये बहुत खास हो जाता है। और ऐसे में ये सब कुछ चरण दर चरण लोगों तक जानकारी के दौर पर पहुंचना भी चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं आरा से, मैं चाहूंगी कि वो अपना सवाल पूछे। हमारे साथ इस वक्त कॉलर जो जुड़े हैं आरा से, चंदन, आप अपना सवाल पूछिए। नमस्ते एवरीवन सर। अच्छा सर, मेरा एक सवाल था। मान लीजिए सर, मेरा जो लास्ट मैं एक फर्स्ट डोज ले चुका हूँ और दूसरा डोज जो है मेरा 4 जून तक जो सुन पा रहे सर? आप अपना सवाल जारी रखें चंदन। हाँ, जो कि मेरा दूसरा डोज जो है वो 21 मई से 4 जून के बीच में है सर। तो मान लीजिए अगर उसके दौरान मान लीजिए मैं अगर पॉजिटिव हो जाता हूँ सर, क्योंकि मेरे को कुछ ऐसा है, तो क्या मैं ले पाऊंगा? चंदन, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं आ पाई, लेकिन शायद मैं चाहूंगी कि डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। मेरा आपने पहली डोज ले ली है, दूसरी डोज का जो टेन्योर है, जो टाइम पीरियड है, उस दौरान अगर आप पॉजिटिव हो जाते हैं तो आप दूसरी डोज कब ले पाएंगे, ये शायद आप जानना चाह रहे हैं। जी सर, जी मैम, जी। चलिए, डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, आप इनकी समस्या का समाधान कर दीजिए जरा। ऐसे तमाम लोग, जो कि बहुत सारे लोगों के अंदर ये संशय है कि दूसरी डोज लेने के पहले अगर संक्रमित हो गए तो फिर करेंगे क्या? देखिए, दूसरी डोज लेने के पहले अगर संक्रमित हुए हैं तो दूसरी डोज आपको संक्रमित होने के बाद ठीक होने के कम से कम 6 से 8 हफ्ते के बाद लेनी है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी सर्कुलर आया है कि यदि कोई भी व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो ठीक होने के 3 महीने उपरांत उसे दूसरी डोज पड़ेगी। लेकिन आप
6 से 8 हफ्ते के बाद से 3 महीने के बाद तक कभी भी ले सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए अभी डॉक्टर साहब, लेकिन अभी चूंकि कोविशील्ड की बात कर ले, कोवैक्सीन की बात कर ले, इन दोनों में टाइम ड्यूरेशन जो है वो डिफरेंट है, तो लोगों को ये भी जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कौन सी वैक्सीन लगी है और उसको लेकर क्या टर्म्स कंडीशंस हैं या फिर कितना टेन्योर दिया गया है, कितना समय अवधि दिया गया है जब आप वैक्सीनेट होंगे। देखिए, पहले डोज अगर कोवैक्सीन है, उसके बाद जो सेकेंड डोज है वो अभी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तो फर्स्ट डोज के 4 से 6 हफ्ते के बाद सेकेंड डोज आप ले सकते हैं कोवैक्सीन का। लेकिन कोविशील्ड में उसमें फर्स्ट डोज के 3 महीने से 4 महीने के उपरांत सेकेंड डोज की बातें कही गई हैं, क्योंकि ये लैंसेट और अन्य जो शोध हुए थे उसमें देखा गया था कि एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स पहले डोज के 3 महीने के बाद तक में बहुत अच्छे तरीके से आता है, इसलिए कोविशील्ड में 3 से 4 महीने का सामान्य स्थिति में अंतराल रखा गया। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस बीच में संक्रमित हो जाता है तो उसे संक्रमण से ठीक होने के कम से कम 6 से 8 हफ्ते के बाद ही सेकेंड डोज पड़ती है। लेकिन आज अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्कुलर जो आया कल परसों में, उसमें है कि ठीक होने के संक्रमित व्यक्ति ठीक होने के 3 महीने के बाद या कोविशील्ड या कोवैक्सीन आप ले सकते हैं। यानी कि आपने अगर जो भी वैक्सीन ली है उसकी दूसरी डोज भी आपको उसी ब्रांड की लेनी है या फिर उसी कंपनी की लेनी है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और जो नॉर्म्स और जो टाइम पीरियड बताए जा रहे हैं उसका ध्यान रखिए और उसके बाद आप वैक्सीनेट जो है वो जरूर हो, दोनों डोज जरूर लें। कौशलेंद्र हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के हैं बिहार शरीफ से। कौशलेंद्र, आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। हेलो कौशलेंद्र, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्ते। हेलो, हमको कहना है सर कि मतलब 3-4 साल से सूखी खांसी है, हम वैक्सीन ले सकते हैं कि नहीं? हेलो, बिल्कुल आपका सवाल हम पहुंच चुका है। डॉक्टर नेहा सिंह, चूंकि इस तरह के सवाल हर बार जो दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग हैं या फिर जिन लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है वो इसे लेकर संशय में है, संकोच में है कि अगर पहले से किसी तरह की कोई परेशानी से जूझ रहे हैं तो वैक्सीनेट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। डॉक्टर नेहा सिंह। बेसिकली बिल्कुल हाँ, मैं सुन पा रही हूँ आपका क्वेश्चंस मैंने सुना, जैसे कि सीजनल एज़मा, लॉन्ग ड्यूरेशन कफ एंड कोल्ड, सूखी खांसी, इन सब का जो है अगर वैक्सीन के ऊपर अगर देखा जाए इनका रिलेशंस, तो अगर आप वैक्सीनेटेड होते हैं तो कोविड-19 के केसेस से आप बिल्कुल बच सकते हैं। वैक्सीन जो है इट्स नॉट ए कॉन्ट्राइंडिकेशन कि आपको अगर सीजनल एस्मा है, सर्दी खांसी है और अगर कुछ लॉन्ग स्टैंडिंग अगर प्रॉब्लम है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस की, तो आप बिल्कुल इन सब से बचने के लिए कोविड-19 का इन्फेक्शंस लीजिए। साथ में ही जो अपने लोकल फिजिशियंस हैं उनको आप एक बार उन पर रिव्यू कराइए, वो आपको जो है आपके टेस्ट करेंगे फिजिशियंस, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के एग्जामिन के लिए जो भी एंटीहिस्टामिनिक दवाई है जैसे कि लीवोसिट्राजीन और ये सब दवा वो आपको उपलब्ध कराएंगी। बिल्कुल, तो देखिए ये तमाम जानकारियां आपके बहुत काम आने वाली हैं, इसलिए जब आप सवाल पूछें तो मेरा अनुरोध होगा तमाम कॉलर से कि आप अपने टीवी के वॉल्यूम को म्यूट कर दें। बहुत साफ तरीके से बेहिचक आपकी जो भी समस्या है वो आप सवालों के तौर पर जरूर पूछें। गेस्ट पैनलिस्ट जो कि नामचीन डॉक्टर हैं वो आप तक जानकारी पहुंचाएंगे और उस अनुरूप आप अपना व्यवहार करें। और फिर देखिए कोरोना जैसे तमाम इस तरह के संक्रमण वाली बीमारियों से आप जीत कैसे हासिल करते हैं। मुजफ्फरपुर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, संजीव। संजीव, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, हमको पूछना था ब्लैक फंगस के बारे में। जी मैडम, जो कोविड पॉजिटिव होता है उसी को ब्लैक फंगस होता है कि जो जिसको कोरोना नहीं हुआ है उसको भी हो सकता है? डॉक्टर वीपी सिंह, देखिए ये जो सवाल इनका है, इस तरह के कई सवाल लगातार हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी तमाम सोशल मीडियाज पर भी लोगों के जहन में उठ रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये संक्रमित लोगों के अंदर ही सिम्टम्स हो सकते हैं या उसके शिकार हो सकते हैं या जनरल कोई भी शख्स हो सकता है? नहीं, ये जो ब्लैक फंगस है, म्यूकोरमाइकोसिस है, ये बीमारी काफी पहले से एस्टेब्लिश्ड है, 100 ईयर्स से एस्टेब्लिश्ड है। अभी कोविड-19 के दौरान स्टेरॉयड के यूज से, इन्फेक्टेड ऑक्सीजनेशन के वगैरह के यूज से एक ब्लैक फंगस का संख्या संक्रमित होने का लोगों को बढ़ा है और इम्यूनिटी घटी रहती है कोविड-19 के दौरान। तो जिन लोगों की इम्यूनिटी घटी रहेगी और डायबिटिक होंगे, अदर कोमॉर्बिड कंडीशन होंगे, स्टेरॉयड का इनएप्रोप्रिएट यूज होगा, शुगर नियंत्रित नहीं है, उन लोगों में ब्लैक फंगस होने की संभावना है। ये ब्लैक फंगस की बीमारी काफी पहले से 100 वर्षों से
जानकारी में हम लोग के है और उसका इलाज भी स्पष्ट है। सो जो कोविड-19 के मरीज हैं वो स्टेरॉइड दवा का यूज अगर डॉक्टर लोग कर रहे हो तो शुगर नियंत्रित रखें, काफी संयमित यूज करें स्टेरॉइड का। और जो ऑक्सीजनेशन हो रहा है उसमें जो पानी रखते हैं, ह्यूमिडिफायर में जो वाटर रखते हैं वो डिस्टिल वाटर रखें और उसको डिसइंफेक्टेंट करके सुरक्षित रखें, तब ब्लैक फंगस की बीमारी नहीं होगी। बिल्कुल। तो देखिए, आप अगर पॉजिटिव नहीं हुए हैं, आप किसी के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, आप अगर किस तरह के चिकित्सा पद्धति के बीच नहीं जाते हैं, इस बीच सावधानी आप रखिए, फिर आपको इस तरह की किसी समस्या से जूझने की नौबत नहीं आएगी, आप सुरक्षित रहेंगे। और साफ सफाई, हाइजीन जो है डॉक्टर, वो तो ऐसे भी हमें अपने व्यवहार में शामिल रखना चाहिए। पूर्णिमा हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है हाजीपुर से। पूर्णिमा, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि मेरा बच्चा 10 महीने का है, क्या हम वैक्सीन ले सकते हैं? वो हम फीड करते हैं। डॉक्टर नेहा सिंह, आप चूंकि इस तरह से जब भी माँ पूछती हैं सवाल, तो उनका सबसे पहला कंसर्न जो होता है कि चूंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो क्या इस वैक्सीन का असर बच्चों तक तो नहीं जाता है? क्या ये सुरक्षित है या नहीं है? बिल्कुल, अभी 2-3 दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन की नई गाइडलाइन जो है हमें जारी करी है। अर्लियर जो थी वैक्सीन के गाइडलाइन के अनुसार लैक्टेटिंग वीमेन जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, स्तनपान कराती हैं, वो वैक्सीन नहीं ले सकती थी। लेकिन अब के जो नए रेवोल्यूशनरी जो गाइडलाइंस आए हैं उसमें आप बेझिझक आप अपने खुद को वैक्सीनेट करा सकती हैं, वैक्सीन ले सकती हैं। और ये देखा गया है, माना गया है कि अगर आप जो एंटीबॉडी है वो बच्चे में ट्रांसफर नहीं हो रही है ब्रेस्ट मिल्क से, और ये पूरी तरह सेफ है और आपको, माँ को, ये बिल्कुल कोविड से बचाएगा, तो आपको वैक्सीनेशंस बिल्कुल ही लेना चाहिए। बिल्कुल। तो पूर्णिमा जी, आपको बिल्कुल वैक्सीनेट होना चाहिए, आपकी सुरक्षा के लिए भी बहुत खास है और बच्चे की सुरक्षा के लिए भी, क्योंकि माँ के लिए जब बच्चे की चिंता नजर आती है तो वो पूरे परिवार को चलाती हैं, और उनका सुरक्षित होना कितना महत्वपूर्ण है ये बात जग जाहिर है। और ऐसे में आप जरूर वैक्सीनेट हो, पूरी तरह से सुरक्षित है वैक्सीनेशन, इस प्रक्रिया का हिस्सा आप जरूर बने। इस बीच चूंकि हम लगातार जब बात कर रहे हैं कोविसेल्फ किट की, तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्या इसे लेकर लोगों को जागरूक करने की पहले जरूरत नहीं है? क्योंकि जब हम आप कह रहे हैं कि आप इस जांच से अपने घर बैठे जान सकते हैं कि आप पॉजिटिव हैं या नहीं है, तो एक साधारण आदमी कैसे जाने कि वो जांच कैसे करे? इसमें हाइजीन का कितना पालन किया जाए, क्या क्या नॉर्म्स है, ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले से मास अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि रूरल एरियाज में किसे किस तरह से पकड़ना है, किस तरफ को हैंडल करना है, कंटामिनेट ना हो पाए उंगली से, वो जो स्वैब लेने वाले जो एंड है वो, उसके साथ साथ कितना प्रेशर लगाना है। ऐसा ना हो कि नाक में ट्रॉमा हो जाए, कहाँ से लेना है, ऐसा भी ना हो कि जहां से लेना है वहां के नीचे एरिया से लेकर के देखे कि फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट आ गई। तो ही टेक्निकलिटी इसमें, उसके बाद उसके हैंडलिंग प्रॉपर कैसे हो, क्योंकि वो और स्प्रेड ना हो। कोई व्यक्ति अगर इन्फेक्टेड है, उसके स्वैब लिए गए, अगर वो रखा गए तो उससे दूसरा इन्फेक्शन ना हो जाए फोमाइट के जरिए और इसके जरिए। तो ये सब बहुत जरूरी है कि मास लेवल पर एक अप्रोप्रिएट अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट की जाए, जिससे कि इसके जितने उपयोग हैं, जितने यूज हैं, उससे ज्यादा कहीं घाटा ना होने लगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जागरूक किया जाए, इसके इस्तेमाल की जानकारी दी जाए, और सही तरीके से कैसे इस्तेमाल हो, सही रिजल्ट कैसे आए, ताकि आप उसके अनुरूप अपना व्यवहार कर पाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के हैं गया सिंह आरा से। गया सिंह, आप अपना सवाल पूछिए। हमारा सवाल है कि मेरी एक लड़की है जी, एज है 36 वर्ष का करीब जी, और वे स्पाइनल बोनाफिडा से पेशेंट है, और पीठ पर ट्यूमर था, उसका ऑपरेशन करा दिया गया था। पैर में सुनापन है, जख्म हो जाता है तो अच्छा नहीं होता है। जमीन पर चल नहीं पाती है, उसके लिए स्पेशल मैंने जूता बनवाए हुए हैं चलने के लिए। जमीन पर चलेगी तो जख्म हो जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ उसको टीका दिलवाने के लिए कि क्या इस पेशेंट को टीका दिलवाया जा सकता है? डॉक्टर वीपी सिंह, क्या इनकी जो समस्या है उस अनुरूप क्या ये वैक्सीनेट हो सकते हैं या अपनी बेटी को वैक्सीनेशन करवा सकते हैं? टीका लेने में तो कोई संशय ही नहीं है, टीका तो दिलवा ही सकते हैं।
और सब प्रॉब्लम जो उनको हो रहा है उसके लिए न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, ऑर्थोडोंटिक्स जो सपोर्ट करे उस लड़की को चलने में, क्यों पैरालिसिस हो गया है ड्यूरिंग ऑपरेशन या क्या बात है, ये न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह को मिलेंगे। वैक्सीनेशन लेने में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं, वैक्सीन ले सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए, वैक्सीन आप जरूर अपनी बच्ची को दिलवाएं। और दूसरी जिन समस्याओं का जिक्र आप कर रहे थे, इसे लेकर आप न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। हमारे डॉक्टर्स जो जानकारी आपको दे रहे हैं उसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए और उस अनुरूप अपने व्यवहार को बनाकर रखिए। आप सभी सुरक्षित रहें, यही हमारी कोशिश है और इसी मकसद से इस कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई है। डॉक्टर, जब हम आज बात कर रहे हैं कि एक सेल्फ किट जो आपको ये आश्वस्त कर दे कि आपको 4 दिनों का इंतजार नहीं करना है, 48 घंटे का इंतजार नहीं करना है, रिपोर्ट कब तक आएगी और आप कब दवा का सेवन करना शुरू करेंगे, डॉक्टर से कब परामर्श लेंगे, उस दिशा में ये कदम बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन ये रिपोर्ट सही है या नहीं है, इस रिपोर्ट के अनुरूप हमें क्या करना चाहिए, ये तय करने के लिए क्या मानक होने चाहिए, किस तरीके से ये व्यवहार में आए? डॉक्टर नेहा सिंह। जैसे कि ये जो अभी किट आई है, आईसीएमआर ने इसको ये दी है, तो ये एक रैपिड एंटीजन टेस्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो जैसे ही आप उसमें आप एंटीजन एक्सट्रैक्ट करके उसमें आप डालते हैं जी, तो आप जो है कि उसमें सर्टन टाइम वेइंग, ये जो 2 लकीरें जैसे उन्होंने बोला C और T, तो इस जो उसमें रिएजेंट होते हैं उसके साथ रिएक्शंस करके ये 2 लकीरें बताते हैं। लेकिन इसका एक स्टैंडर्ड्स बिल्कुल एक है, इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए, ये कितने पर्सन्स में ये टेस्ट किया गया है और कब तक इसको वैलिड बोलेंगे, कब ये रिजल्ट को इनडेफिनिट बोलेंगे। तो सबसे पहले लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन जो है वो शेयर होनी चाहिए, जो कि अभी आई थिंक कुछ गत दिनों आने वाले समय में वो सबको पता होगा। और अब तक देखा गया है कि जो मास लेवल की टेस्ट होती है रैपिड किट, और इसकी सेंसिटिविटी जितनी भी अच्छी मानी जाए, सब मोर देन 90%, तो ये कहा जाता है कि दिस इज मोर सेंसिटिव। स्पेसिफिक कोई भी चीज़ किसी को तब कहते हैं वो कितना अप्रोप्रिएट है, गोल्ड स्टैंडर्ड है किसी भी चीज़ को जज करने में, तो वो एक स्पेसिफिटी बताती है। अगर जितनी भी इस टेस्ट की सेंसिटिविटी अगर जितनी हाई होगी तो उतनी अच्छी ये बताई जाएगी। लेकिन ये इसके अभी रिजल्ट अभी शेयर होने अभी बाकी है। बिल्कुल, तो रिजल्ट अभी शेयर होने बाकी है, लेकिन ये उम्मीद जरूर जगाती है कि आप कई पेचीदगियों से जो टाइम टेकिंग प्रोसीजर माना जा रहा था, जिसमें लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा था, क्यू में लगना पड़ रहा था, और इस इंतजार के बाद तब रिजल्ट आते आते लोगों की स्थिति खराब हो जा रही थी, उस दिशा में इसे बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गया मुजफ्फरपुर से, ब्रजेश। ब्रजेश, आप अपना सवाल पूछिए। जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा 2 सवाल है। एक सवाल है कि पेशेंट कोविड हो गया जी 7 डेज पहले और कल वो वैक्सीनेशन करा लिया है पेशेंट, ठीक है, तो क्या वो वैक्सीनेशन काम करेगा? दूसरा सवाल है कि वैक्सीनेशन अगर कोविड है तो कितने दिन बाद लेना चाहिए? डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, आपने भी इनका सवाल सुना होगा, क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव हो चुके थे लेकिन इसके बावजूद भी ये वैक्सीनेट हो गए, तो क्या ये कारगर है या नहीं है, और अब उनके सामने क्या विकल्प है? देखिए, जो व्यक्ति आज इन्फेक्शन हुआ है उनमें नेचुरल इम्यूनिटी जो है, अपनी एंटीबॉडी है, उसका टाइटर बहुत हाई हो जाता है। डिपेंड करता है कि कितनी सीवियर इन्फेक्शन आपको हुई थी, उसके अकॉर्डिंग आपके शरीर के एंटीबॉडी बनते हैं। सामान्यतः जो एंटीबॉडी बनता है वो आपके शरीर को 2 से 3 महीने तक की हाई टाइटर एंटीबॉडी दे करके रखता है और आपके शरीर को इन्फेक्शन से बचाव करके रखता है। इसलिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि जब आप क्योर हो जाए उसके कम से कम 2 महीने से 3 महीने के बाद आपको टीकाकरण लेनी चाहिए, क्योंकि एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स आपके शरीर में ऑलरेडी है। तो जो हाई एंटीबॉडी बने हुए हैं, तो जब आप टीका लेते हैं तो उसकी जितनी टाइटर बढ़नी चाहिए उतनी टाइटर अपेक्षित नहीं बढ़ती है, तो आपका एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स बहुत जितना इफेक्टिव होना चाहिए 2 महीने 3 महीने के बाद, तो वो उतना इफेक्टिवली खाली आपके टीके से नहीं होता। इसलिए हम लोग गैप करते हैं, जिससे कि टीका का भी यूज हो पाए, ज्यादा फ्रूटफुल उसका उपयोग हो पाए। और दूसरी चीज है कि जब आप इन्फेक्टेड हो गए तो कब लिए, और अभी आपको लेने से कोई परेशानी तो नहीं, लेकिन एंटीबॉडी के टाइटर में कुछ कमी आएगी। और जो लोग खांसी जिसे एक्टिव हो रहा है या कोई एक्टिव इन्फेक्टिव स्टेज में है, जिनको कि अगर इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड है, मान लीजिए HIV से सप्रेशन है और कोई इन्फेक्शन का ट्यूबरकुलोसिस का एक्टिव है, उस समय टीका
से परहेज रखना चाहिए और अपने फिजिशियन के पास जाकर के दिखा लेनी चाहिए कि कोई एक्टिव इन्फेक्शन से आप अभी सफर तो नहीं कर रहे हैं। अगर सफर कर रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी एक्टिव इन्फेक्शन से अभी ग्रसित हैं तो आपके शरीर की इम्यून रिस्पॉन्स उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। तो इसलिए जब आप एक्टिव इन्फेक्शन कंट्रोल कर लें तभी आपको टीका लेना उपयुक्त ये बात सभी को ध्यान में रखने की जरूरत है कि अगर आप पॉजिटिव हो गए हैं या आपके अंदर पॉजिटिव होने के लक्षण नजर आ रहे हैं तो उस दौरान आप टीका लेने से बचें, क्योंकि आपके अंदर खुद से एंटीबॉडी उस वक्त डेवलप रहती है और ऐसे में वो कारगर नहीं नजर आती है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है पटना से, रिचा। रिचा, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, हम पूछना चाह रहे हैं कि पता नहीं था कि कोरोना है, फीवर के वक्त था, और उसके बाद 5 दिन हम लोग दवा खाए, जो मेडिसिन आता है सिंपल, एजिथ्रोमाइसिन, विटामिन सी वगैरह। उसके बाद फिर आरटीपीसी करवाए तो उसमें निगेटिव आया, फिर टेस्ट का करवाया उसमें भी निगेटिव आया, लेकिन फीवर 101 रह रहा था। तो फिर हम लोग ये सीटी स्कैन करवाए तो उसमें माइल्ड कोरोना आया, तो दवा चला। तो हम जानना चाह रहे हैं कि अब तो 3 दिन से फीवर नहीं है, तो आइसोलेट से बाहर कब हम लोग आ सकते हैं, मतलब जिनको हुआ है वो से बाहर कब निकल सकते हैं उनसे। डॉक्टर नेहा सिंह, मैं चाहूंगी कि चूंकि इनकी समस्या आपने सुनी होगी, अभी ये जानना चाह रही हैं कि आइसोलेशन से बाहर कब आ सकते हैं, किस तरीके का व्यवहार अभी इन्हें करना चाहिए। सबसे पहले आपने मुझे बताया कि फीवर आपको था, अब फीवर सबसाइड कर चुका है आपका, तो ये कितने दिन हुआ ये इम्पॉर्टेंट है। और जो माइल्ड फीवर रहा, आरटीपीसीआर नेगेटिव था, आपके सीटी स्कैन से आपको फाइंडिंग्स पता चली है कि जो आपके स्कोर्स हैं कि आपको माइल्ड कोरोना था। तो इनफैक्ट अगर आपने 14 डेज़ का पीरियड वो कर रखा है, पूरा कर रखा है, तो अब जो है कि इसमें देखा जाता है कि तब तक जो इन्फेक्टिविटी जो वायरस की उस समय वो कम हो जाती है और आपके शरीर में एंटीबॉडी जो है 6 to 14 डेज़ में डेवलप हो चुका होता है। लेकिन इसके साथ साथ जो प्रोटेक्शंस हैं कि फिर से री इन्फेक्शंस होने से बचने के लिए यूज़ ऑफ मास्क और प्रॉपर सैनिटाइजेशन केयर ये आपको ये लेते रहना होगा, और जितने भी हो सके कि डिस्टेंसिंग फ्रॉम द अदर मेंबर घर में भी है आप उतना बना के रखें और सारे सैनिटाइजेशन हैबिट को कैरी करें। मिनिमम जो है 14 डेज़ का गैप तो आपको रखना है कि अगर बाहर के एक्सपोजर से और बाहर के मीटिंग से देखिए 14 दिनों के बाद आप बाहर एक्सपोज हो सकती हैं, लेकिन उस दौरान भी आपको अपने व्यवहार को जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसके अनुरूप रखना है। आपको उस तमाम एहतियातों को बरतना है जो आपने पहले बरती होंगी, या अगर उसको नहीं बरतने की वजह से आप पॉजिटिव हो गई होंगी, क्योंकि ये एहतियात आपको हमेशा सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये आपके सामने एक संजीवनी के तरीके से खड़ा है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के हैं पटना से ही, गिरीश। गिरीश, आप अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मेरा सवाल ये था कि मैं और मेरी पत्नी दोनों पॉजिटिव हो गए थे हम लोग जी, तो 7 दिन बाद हम लोग आरटीपीसीआर में निगेटिव हो गए। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन हमारे पत्नी के साथ ये प्रॉब्लम है कि बीपी उनका बहुत लो रह रहा है। आई मीन अप्रोक्स 105 और 65। डॉक्टर वीपी सिंह, आपने सवाल सुना होगा इनका, क्या सजेस्ट करेंगे? हाँ, सुन लिया, इनका सवाल सुन लिया। ये लो ब्लड प्रेशर का तो इशू ही नहीं है। 100/70, 100/65 ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है महिलाओं में, खास कर करके ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। उनको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, खाना पीना खाएं। पोस्ट कोविड जो है हाईली न्यूट्रिशियस डाइट लेना चाहिए लोगों को, हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए। ज़्यादा ब्लड प्रेशर कमी का या कोई कमजोरी चक्कर आता हो, थोड़ा सॉल्टी फूड्स वगैरह लें, ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप के मन में अगर कोई सवाल है, कोई शंका है, तो उसे जरूर बेहिचक पूछिए। सवाल पूछने से आपको ये पता चलता है कि आप क्या समस्या से परेशान हैं या फिर किसी गलतफहमी के शिकार हैं, क्योंकि ये गलतफहमी आपको बड़ी परेशानियों में डाल सकती है। और इसीलिए इस हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के जरिए आप तक हम नामचीन डॉक्टर्स को लेकर पहुंचते हैं, जो अपने अनुभवों से, अपनी जानकारी से दवाओं को सजेस्ट करते हैं, आपके व्यवहार को सजेस्ट करते हैं, और उस अनुरूप आप अपने व्यवहार को जरूर बनाकर रखें, पॉजिटिव विचार को बनाकर रखें, और देखिए फिर सब कुछ आसान नजर आएगा। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, लोगों के मन में अगर शंका है कि हमने एक डोज ले ली, दूसरी डोज भी हमने ले ली है, क्या इसके बाद अब आजीवन हमें किसी डोज की जरूरत नहीं है, अब हम सुरक्षित हैं, अब हमें कोरोना नहीं होगा, कोरोना हुआ तो खतरनाक नहीं होगा, अब हम बेहिचक
बेतरतीब तरीके से कह लीजिए या फिर यूं कह लीजिए कि अब हमें किसी नॉर्म्स को मानने की जरूरत नहीं है, हम कैसे भी अब अपने दिनचर्या को जारी रख सकते हैं, या इसके बावजूद आपको कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है? देखिए, दोनों डोज लेने के बाद भी पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है, क्योंकि आप देखे होंगे कि कोई भी वैक्सीन जो इंडिया में अभी बनी है उसकी इफिकेसी जो है वो 80% के लगभग मापी गई है। और 80% का मतलब ये भी है कि आप वल्नरेबल अभी भी हैं कि आपको इन्फेक्शन। तो बिल्कुल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं डॉक्टर साहब, मुजफ्फरपुर से ललन। ललन, आप अपना सवाल पूछिए। मैंने एक सवाल मैंने पूछा यह था कि मैंने कोविड का ले रखा है, कोविड का ले रखा है जी, तो दूसरा डोज कोवैक्सीन का लेना, कोविड का ही लेना पड़ेगा या फिर कोवैक्सीन ले सकते हैं? तो पहले तो मैं अपनी जानकारी से जरूर इतना कह सकती हूँ कि जिस वैक्सीन को आपने पहले डोज में लिया हुआ है, दूसरी भी डोज आपको उसी वैक्सीन के लिए ली, लेकिन डॉक्टर नेहा सिंह आपको बेहतर सजेस्ट कर पाएंगे। और उन तमाम लोगों को जिनके मन में ये सवाल उठ रहा है कि पहली डोज अगर कोविशील्ड ली तो दूसरी डोज किसकी लें, या पहली डोज अगर कोवैक्सीन की ली तो दूसरी डोज किसकी लें, डॉक्टर नेहा सिंह? डेफिनेटली जो भी हमारे इंडिया में 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो है दिया जा रहा है, लोग लिए जा रहे हैं, तो ये एक ट्रायल बेस्ड स्टडी हुई है। 2 डोज कोवैक्सीन की है, 2 डोज कोविशील्ड की है। लेकिन अगर एक वैक्सीन को लेके दूसरे वैक्सीन को अगर लेना जाना है, इस पे पहले एक स्टडी होनी चाहिए, तभी आप ऐसी जो है गलतियां करें और ऐसा कुछ करें। जब तक गवर्नमेंट के आदेश नहीं आते हैं, अगर आप कोवैक्सीन लेते हैं तो दूसरा डोज जो है आपको कोवैक्सीन की ही लेना है, अगर आपने कोविशील्ड लिया है तो दूसरा भी कोविशील्ड की ही लेना है। इस तरह की अभी जो है कोई रिसर्च या ट्रायल अभी नहीं हुई है। एक पर्सन को कोवैक्सीन ले लिया है, एक कोविशील्ड ले लिया है। सबसे पहले इस टाइप के जो चीज़ है नॉर्म को फॉलो ना करें, जिसके जो डोज शेड्यूल है वैक्सीन की उतने ही लें, बीच में कोई भी वैसा कोई भी काम ना करें। बिल्कुल, तो देखिए पहले तो अपने मन से इन शंकाओं को दूर कर दीजिए कि कोवैक्सीन बेहतर है या कोविशील्ड बेहतर है। किसी ने कोविशील्ड लगवा ली तो क्या आप दूसरी को वैक्सीन लगवा लेते हैं उससे ज्यादा मजबूत हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, दोनों उतने ही कारगर हैं। आपके पास जो भी उपलब्धता है उस वैक्सीन को आप जरूर लगवाएं, आप सुरक्षित हो। सिवान से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, मजहर, आप अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल है जो ये 5G जो टेस्टिंग हो रहा है इसका अल्ट्रा वायलेशन ज्यादा है, मेरे को लगता है कि कोरोना का मामला इसी से ज्यादा बढ़ रहा है। मजहर, आप अपना सवाल दोबारा दोहराएं, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। जो ये 5G जो टेस्टिंग है जी, इसका अल्ट्रा वायलेशन बहुत ज्यादा है, मेरे को लगता है कोरोना का मामला इसी से ज्यादा बढ़ रहा है। डॉक्टर वीपी सिंह कैसे इन्हें समझाएंगे या कैसे इस तरह के अगर विचार मन में आ रहे हो तो उसका क्या सजेशन है? क्या इनका कहना है कि क्या है? जो लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं, जिन्हें वैक्सीन लग रही है, उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस वाली चीजें ज्यादा सामने आती हैं, तो क्या वैक्सीन जो है वो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा रहा है? ले या नहीं ले, ये डर का माहौल ज्यादा है। नहीं, वैक्सीन तो सबको लेना है, ऑल एडल्ट पॉपुलेशन, पेडियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए भी स्टडी हो रही है, उसमें भी सरकार थोड़े दिनों में वैक्सीनेशन के लिए आएगी। वैक्सीन तो लेना है, वैक्सीन से कोई कॉम्प्लिकेशन, वैक्सीन आपको सेफ्टी प्रदान करेगी। और जैसा डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी कह रहे थे, वैक्सीन ले लेने से ये गारंटी नहीं है कि आपको अब कोविड नहीं होगा। 2 चीज की गारंटी है, 100% गारंटी है अगेंस्ट सीवियर इलनेस, जो सीवियर इलनेस होगा उसके अगेंस्ट गारंटी है, और 80% गारंटी है कि होगा भी तो माइल्ड वगैरह ये सब होगा, इस तरह की गारंटी है। ये बात कि आपको कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है, अपना मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, और वैक्सीन से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वैक्सीन लेना है सबको। बिल्कुल, और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के हैं पश्चिम चंपारण से, मुकेश, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो मुकेश, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, पहला कोविड का टीका लेने के बाद दूसरा टीका लेने के लिए कितने दिन का डिफरेंस होना चाहिए? पहले तो मुकेश, आपने कौन सा टीका लगवाया है? कोविशील्ड का टीका लगवाया हुआ है आपने। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, जरा एक बार फिर से बता दीजिए, क्योंकि यही जानकारी का अभाव दूर दराज में, गांव में, देहात में लोगों को है कि उन्होंने टीका तो ले लिया, लेकिन अब करें अगली डोज के लिए क्या कोई मैसेज आएगा तो उससे बहुत सारे लोग जो हैं वो
अगर पढ़े लिखे नहीं है तो वो उसे कैसे पढ़ें, उन्हें कैसे पता चले कि दूसरी डोज के लिए कब जाएं। केंद्र सरकार की तरफ से कई बार नॉर्म्स बदले जा रहे हैं, उसकी जानकारी शायद उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। क्या सजेस्ट करेंगे? डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी जी, जो कोविशील्ड के टीके की जो अभी गाइडलाइन आई है, नॉर्म्स आई है, नई नॉर्म्स आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, पहले ये कम से कम पहले डोज के 6 से 8 हफ्ते के बाद देने की बात थी। तो लगता है डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी लाइव के साथ कुछ तकनीकी खामी आ रही है, हम उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं इसी सवाल का जवाब डॉक्टर वीपी सिंह आपसे चाहूंगी, चूंकि दर्शक इस इंतजार में बैठे होंगे, वो जानना चाहते हैं कि अब दूसरी डोज जो है कोविशील्ड की उन्हें कब लगेगी। पहली डोज कोविशील्ड की लगवाई है उन्होंने। इस बारे में स्थिति एकदम स्पष्ट है, सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। अब जो उनका डोज रिशेड्यूल होगा 3 महीने बाद होगा, जब भी लिए होंगे उसके 3 महीने बाद उनका डोज रिशेड्यूल होगा। डॉक्टर साहब, सरकार ने इसके बारे में क्या लोगों को ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो उनके मोबाइल ऐप पर मैसेज के थ्रू भी दिए जा रहे हैं? लोगों को इसे लेकर बताया जा रहा है? क्योंकि ये चेंजेस जो हुए हैं, लोगों को इसे लेकर कंफ्यूजन भी है, भ्रम भी है, और कई लोगों तक जानकारी नहीं पहुंचती है। तो क्या ऐसे लोग जब अपने आधार कार्ड को लिखवाते हैं या मोबाइल नंबर दर्ज करवाते हैं तो उस मोबाइल नंबर पर भी ये इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचेंगे? हाँ, उनको डोज रिशेड्यूलिंग का उनका इंफॉर्मेशन आ रहा है। ना भी आ रहा है तो सेंटर पर ना जाएं, 3 महीने के बाद ही जाएं अपने सेंटर पर जहां उन्होंने लिया है, या और कहीं जाकर। कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में यही अभी स्टेटस है। दरभंगा से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के हैं, आनंद। आनंद, आप अपना सवाल पूछिए। जी मैम, ये पूछना था मुझे कि 14 तारीख को मैं कोविड पॉजिटिव आया था मेरा RT-PCR में, और प्लस टाइफाइड आया था, दोनों चीज था मेरे को जी। तो हेलो जी, मैं बोल रहा था कि 14 तारीख को मुझे फीवर आ रहा था, तो मैं टेस्ट कराया था RT-PCR का, तो कोविड पॉजिटिव आया था, और ब्लड टेस्ट भी करवाया था तो उसमें टाइफाइड निकला था। तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार मैं सब कुछ लिया, दवा हुआ, तो उसके बाद 15 दिन के बाद मैं रिकवर कर गया हूँ जी। तो उसके बाद फिर मैं, लेकिन RT-PCR का फिर टेस्ट मैं नहीं करवाया हूँ, बट मुझे लग रहा है मैं ठीक हूँ। और मेरे मम्मी और पापा दोनों भी बीमार पड़ गए थे 1 हफ्ता बाद मेरे बीमार पड़ने के जी। और लेकिन वो लोग 15 दिन पहले ले चुके थे ये कोविशील्ड का फर्स्ट डोज। मैं अभी तक नहीं लिया हूँ, तो मुझे वेट करना चाहिए और मेरे मम्मी पापा को वेट करना चाहिए कितना दिन का, सो पता करें। डॉक्टर नेहा सिंह, इनका भी कमोबेश यही सवाल है। हाँ, डेफिनेटली, जैसे कि अभी आप रिकवर किए हैं, आपने RT-PCR टेस्ट नहीं कराया है अपना नेगेटिव, और आपके फैमिली मेम्बर्स ने वैक्सीनेशन लिया है, मैं सुनी हूँ। लेकिन अब अगर आप रिकवर कर रखे हैं, अगर आप टेस्ट करवा लेते हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड। लेकिन अभी के जैसे गाइडलाइन में अगर इन्फेक्टेड हो गए हैं और रिकवर कर गए हैं तो आपके बॉडी में ये एंटीबॉडी 3 मंथ्स तक सस्टेन करेगी। और गवर्नमेंट की भी गाइडलाइन अभी आई है कि अगर आपको इन्फेक्शंस हो रखा है कोविड के, रिकवर्ड कर गए हैं, तो आपके वैक्सीनेशन शेड्यूल जो है वो 3 मंथ्स के बाद आप ले सकते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप 3 मंथ्स के बाद अपने आप को रजिस्टर करा के वैक्सीनेशन ले सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर नेहा सिंह, उनका दूसरा सवाल था कि माता पिता भी, चूंकि वो जब संक्रमित हुए उसके 1 सप्ताह के बाद माता पिता के अंदर भी लक्षण दिखने लगे, हालांकि वो लोग भी अब ठीक हो चुके हैं, उन्होंने पहली डोज ले रखी है, तो अब दूसरी डोज के लिए क्या इंतजार करें? जैसे कि ना कि सर ने बताया, डॉक्टर तेजस्वी ने, कि आपको ये यूजुअली जो है 6 वीक का गैप रखना चाहिए, 3 to 6 वीक्स। और अगर आप वो भी जो है इम्यूनाइज्ड हो चुके हैं, एंटीबॉडी उनके बॉडी में भी दैट वुड बी सस्टेन, जो कि अगले 3 महीने तक वो रहेगी। और आराम से जो है 3 मंथ्स के बाद जो अपने रीशेड्यूलिंग गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार वैक्सीनेशन में आप जा सकते हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के हैं सीतामढ़ी से, आशीष। आशीष, आप अपना सवाल पूछिए, क्या समस्या है? हेलो आशीष, आप अपना सवाल पूछिए। मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, हमारा सूखा खांसी है, बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रहा है, काफी मेडिसिन ले लेके थक चुके हैं। कब से आपको ये समस्या है? मैम, ये तकरीबन 15-20 दिन है। आशीष, पहले तो आप अपने टीवी के वॉल्यूम को म्यूट कर दीजिए या कम कर दीजिए, उसके बाद आप एक बार फिर से अपनी बात दोहराएं। मैम, सूखा खांसी है, बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रहा है जी। 15-20 दिनों से ये प्रॉब्लम है, मेडिसिन ले लेके थक चुके हैं मैम।
क्या आपने अपनी कोरोना जांच कराई थी? नथिंग मैम। अभी इस समय आपको इसके अलावा कोई और दूसरी परेशानी? नो मैम। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, आप क्या सजेस्ट करेंगे? चूंकि इन्होंने कहा कि मुझे 15 दिनों से सूखी खांसी की समस्या है, ठीक नहीं हो रही है, काफी दवाइयां भी ये ले चुके हैं। देखिए, अगर आपको 15 दिन से ज्यादा की खांसी है तो कोविड का टेस्ट तो करा ही लेना चाहिए आज के पैंडेमिक में। लेकिन उसके अलावा जो कारण बनते हैं उसमें ट्यूबरकुलोसिस भी एक कारण होता है। 2 सप्ताह से ज्यादा की खांसी में हम लोग बलगम की जांच अवश्य कराते हैं, और उसमें हो सकता है कि फंगल इन्फेक्शन भी हो, उस कारण से भी खांसी होती है, लगातार सूखी खांसी होती है और चेस्ट में पेन होता है। तो आपको एप्रोप्रिएटली अपने बलगम की भी जांच करानी चाहिए, कोविड की टेस्ट करा लेनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट आपकी ट्रीटमेंट होगी। अगर वो ट्यूबरकुलर खांसी हो रही है तो एंटी ट्यूबरकुलर दवाइयां चलेंगी, आपकी खांसी से निजात मिल जाएगी। यदि उसमें फंगस कंपोनेंट है तो एंटी फंगल दवाइयां भी ऐड होंगी, तो उसमें भी निजात मिल जाएगी। और अगर दूसरे कारण से एलर्जिक खांसी है, वो भी स्पष्ट उससे क्लियर आ जाता है, आपके चेस्ट एक्सरे से भी क्लियर आ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग दवाई चलेगी, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। लेकिन अभी पैंडेमिक है तो आपकी सूखी खांसी 15 ही दिन की है, तो कोविड का भी टेस्ट आपको करा लेना चाहिए। बिल्कुल, तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर आप दे रहे हैं, और लोगों को इस अनुरूप अपने व्यवहार को जरूर बनाकर रखना है। हर एक जानकारी के अनुरूप आप अपनी दिनचर्या को भी शामिल रखें और उसके अनुरूप ही व्यवहार करें। इस वक्त आपकी संजीदगी, आपकी सावधानी, आपकी सिंसियरिटी आपको बड़ी परेशानी में फंसने से पहले बचा सकती है, और ये बहुत जरूरी हो जाता है इस वक्त में जब पेंडेमिक इस स्तर पर फैला हुआ हो। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, एक और बात मैं समझना चाहूंगी, जिस कोविड सेल्फ किट की चर्चा इस वक्त की जा रही है, एक बहुत माइलस्टोन साबित होगा अगर इसकी जांच रिपोर्ट की एफिशिएंसी बहुत अच्छी रहती है, लोगों को बहुत जल्द इसकी जानकारी मिल जाएगी, उस अनुरूप वो व्यवहार करने लगेंगे, डॉक्टर से संपर्क कर पाएंगे। लेकिन चूंकि आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट में भी कई बार ऐसी चीजें सामने आती हैं कि जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं अगर सीटी स्कैन कराया जाता है या फिर उनकी एक्सरे कराई जाती है, तो फिर इस कोविड सेल्फ किट की रिपोर्ट को कितना वैलिड माने, कब तक वैलिड माने? देखिए, ये भी एक रैपिड एंटीजन किट है, और रैपिड एंटीजन किट की अपनी एक लिमिटेशंस है। तो ये बात तो तय होगी कि रूरल एरियाज में, गांव में अगर पॉजिटिव आ गई तो लोग अपने को सतर्क हो जाएंगे, अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करने से दूसरे में ना फैलने समय रहते वो इस निष्कर्ष में पहुंच पाएंगे कि सामान्य खांसी नहीं है। लेकिन यदि निगेटिव आती है तो उसे फिर से रिकन्फर्म करने की आवश्यकता होगी आरटीपीसीआर से, यह भी बात तय है, क्योंकि कोई भी रैपिड एंटीजन किट की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा नहीं है जो कि आरटीपीसीआर को रिप्लेस कर पाए। लेकिन पॉजिटिविटी अगर अर्ली पकड़ में आती है तो निश्चित तौर पे यह समाज में फैलने से लोगों को रोकने में तो सक्षम होगी, लोग कंसर्न हो जाएंगे, लोग जागरूक हो जाएंगे और अपना बिहेवियर इस तरह से करेंगे कि उनसे किसी दूसरे को न पकड़ पाए और उसके घर के लोग सुरक्षित रह पाए, और उनका भी अर्ली ट्रीटमेंट होना शुरू हो जा सकता है, जिससे कि कॉम्प्लेक्सिटी और सिवियरिटी इन्फेक्शन की कम हो पाए। बिल्कुल, झारखंड के सरायकेला से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, बबन। बबन, आप अपना सवाल पूछिए। बबन, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? तो लगता है कि बबन से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं इस वक्त लोगों के जहन में दौड़ते हुए। ब्लैक फंगस से अभी निजात नहीं मिली थी, अभी एक बार फिर से नए तरीके से व्हाइट फंगस की चर्चा होने लगी, लोग तीसरे वेव से अब डरने लगे हैं। डॉक्टर साहब, अब बच्चों में अब इसका इन्फेक्शन रेट जो है वो ज्यादा होगा, इस बात से आशंकित है। लेकिन एक आम अवधारणा, एक आम इंसान ये जानना चाहता है कि क्या ये कोरोना जो है वो एज वाइज लोगों को संक्रमित करता है? इतना चालाक है, इतना धूर्त है कि इसे पहले ये पता था कि पहले 60 साल से ऊपर वाले लोगों को इन्फेक्ट करो, उसके बाद आप 40-60 से लेकर के 18 साल तक के लोगों को इन्फेक्ट करोगे, और अब आप 18 से लेकर के इसके नीचे के तमाम बच्चों पर इसका असर होगा। ये कैसे, इसे कैसे समझा जाए? डॉक्टर वीपी सिंह। एक्चुअली ऐसा कोई एज का बैरियर नहीं है कोरोना वायरस के लिए कि कोरोना वायरस पहचान करके इन्फेक्ट करेगा। शुरू में कोरोना वायरस आया, ओल्ड एज के लोगों को इन्फेक्ट किया, ज़्यादा उन लोगों में इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है, ऐसा हुआ। हम लोग की भी जानकारी उस समय कम थी, एक्सपीरियंस कम था, लोगों का कि जिनमें कोमॉर्बिड कंडीशन है ओल्ड लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। अब इस बार के वेव में तो काफ़ी यंग एज लोग, जो भी एक्सपोजर होगा, जिनका भी एक्सपोजर होगा वो उसको ये वायरस इन्फेक्ट करेगा। और जो थर्ड वेव चिल्ड्रन के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए एंटिसिपेट कर रहे हैं हम लोग कि अगला वेव जो बच्चों को इन्फेक्ट करेगी, उनको बचाने के लिए, वैक्सीनेट करने के लिए
क्योंकि अभी तो काफी पॉपुलेशन लगभग इन्फेक्ट हो चुका है। अगर करेक्ट डेटा आएगा तो काफी करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग इन्फेक्ट हो चुके होंगे, उससे भी कुछ इम्यूनिटी आएगी। लेकिन अगले बच्चे जो है अभी जो है अगले वेव में इन्फेक्ट होने वाले हैं, इसलिए सरकार जो है और जो मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सपर्ट जो है, इस बात का एंटिसिपेट कर रहे हैं कि चिल्ड्रन के ग्रुप को वैक्सीनेट अर्ली किया जाए कि अगला इन्फेक्शन हो तो नहीं हो। जो है ये आप इसे कितनी संजीदगी से लेते हैं, इसे लेकर आप कितनी तैयारी कर पाते हैं, वक्त रहते आप कितने इसे लेकर तैयार हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के हैं बेगूसराय से, राहुल आप अपना सवाल पूछें। जी मैम, मैं 18 तारीख को कोवैक्सीन लिए थे जी। जो मैम आज हम थोड़ा बहुत मतलब 2 दिन पहले 3 दिन पहले ठीक थे, आज थोड़ा सा कमजोरी महसूस हो रहा है, इसके लिए हम क्या करें? डॉक्टर नेहा सिंह, आप इन्हें बताएं, क्योंकि पहले जब इन्होंने लिया था तो इन्हें ठीक लग रहा था, अभी थोड़ी वीकनेस की समस्या से जूझ रहे हैं, तो क्या इसे अनयूजुअल माना जाए? ये जनरल है, ये धीरे धीरे खान पान के साथ ठीक हो जाएगा? ऐसा माना गया है कि आजकल के देखा गया है कि अब जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया है उनमें ब्रेक थ्रू की प्रॉब्लम्स हो रही है, इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है, या कुछ लोगों में कि बिल्कुल कोई रिस्पांस नहीं, बिल्कुल सामान्यतः वो रिस्पांस कर रहे हैं। तो ऐसे में पहले तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने न्यूट्रिशंस हैबिट को थोड़ा ठीक करें, अपने मल्टीपल ग्रीन वेजिटेबल्स और जो भी फल्स हैं मौसम के अकॉर्डिंग फ्रूट्स हैं उनको अपने खाने में लें, और हाई प्रोटीन डाइट जितने भी हो सके उसको आप लें। शुगर को अगर कम ले, अवॉइड ही करें, और अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें। ये इम्पॉर्टेंट है कि कितना आप अपना न्यूट्रिशंस कैसे रख रहे हैं, और कैसे भी आपको जो मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स है आपके फूड में वो प्रॉपर होना चाहिए। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। बिल्कुल, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इन जानकारियों के अनुरूप आप अगर खान पान का ध्यान रखते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, तो आप इस तरह के किसी भी संक्रमण से बचते ही नहीं हैं। आपके अपनों को भी बचाते हैं, समाज को भी अपने उत्तरदायित्व का आप एहसास दिलाते हैं, और ये इस वक्त बेहद जरूरी है। आप अगर जागरूक हैं तो अपने आसपास के लोगों को जागरूक जरूर करें। वैक्सीनेट करने के लिए उन्हें जागरूक करते हुए सेंटर्स तक पहुंचाएं, उनकी मदद करें। कई लोग हैं जिन्हें जानकारी नहीं है कि कैसे वो पोर्टल पर जाकर के उससे फिल आउट कर सकते हैं, आप उनकी मदद करें। ये भी आप एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम गेस्ट पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए और जानकारी के लिए। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए हमारे साथ। Children's Hospital, what is your emergency?